आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ कंडीशंस के बारे में कि इफ़ कंडीशंस को हम वीबीए में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे और देखते हैं इफ़ कंडीशंस को। और ये आ गए हम अपनी एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट में हम इफ़ कंडीशन यूज़ करने से पहले हम एक्सेल शीट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वर्टिकली आपको यहाँ पे लिखा है ABCDEFGH एंड सो ऑन। और वैसे ही आप हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। तो ये जो ईच बॉक्सेज हैं इसको हम एक्सेल में इसको हम सेल्स कहते हैं और इन सेल्स की एक नेमिंग होती है। जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारा ए में है तो यहाँ पे आपको ये नेमिंग जो दिखा रहा है वो A1 दिखा रहा है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे A1 दिखा रहा है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे अपना कर्सर लिया, यहाँ पे आपको ये B2 दिखा रहा है। सपोज दैट मैंने यहाँ लिया तो यहाँ पे ये आपको C5 दिखा रहा है। मीन्स ये इस सेल का नेमिंग है। जब हम VBA कोड करेंगे तो ये जो नेमिंग है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और इसी के बेस पे आपका पूरा VBA में कोड लिखा जाएगा। तो जो हमारे ये वर्टिकल्स हैं ABCD इसको हम कॉलम्स कहते हैं एंड ये जो आपके हॉरिजॉन्टल्स हैं इसको हम रोज कहते हैं। तो सपोज दैट अगर मुझे VBA में कोड करना है तो इसको मैं कैसे कोड करता हूँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्सेल शीट में नोट पैड में मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि नेमिंग को हम कैसे यूज करते हैं। जैसा कि हम ये शीट 1 पे हैं। शीट 1 पे सपोज दैट मैंने यहाँ बी में कुछ वैल्यूज डाल दी, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी। सपोज दैट अब मुझे इस वैल्यू को गेट करना है अपने VBA कोड में, तो इसको हम लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है आपका जिस शीट में आप काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं शीट 1 पे हूँ तो शीट 1 डॉट, यहाँ शीट 1 डॉट लगेगा और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टी। या तो आप रेंज लिख सकते हैं या सेल्स लिखते हैं। रेंज में और सेल में दोनों में जो नेमिंग होते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। तो पहले मैं आपको रेंज दिखाता हूँ। शीट 1 डॉट रेंज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो नेमिंग दिखा रहा है A2 है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ जो नेमिंग दिखा रहा है वो A2 दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा A2 डॉट वैल्यू। तो मतलब ये जो आपका पूरा कोड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A2 की वैल्यूज को। मीन्स A2 में जो वैल्यू है यानी कि 20, यहाँ पे ये आपको जब VBA आप कोड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे 20 शो करेगा। ये तो हो गया एक तरीका आपका रेंज के थ्रू लिखने के लिए। इसी चीज को अगर मुझे सेल के थ्रू लिखना हो तो इसको हम सेम वैसे ही लिखेंगे शीट 1 डॉट सेल्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था या आपका रेंज में ये A2 दिखा रहा है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे सेल्स में लिखना है तो हमें ये देखना है ये कौन सा कॉलम है एंड कौन से रो पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मीन्स ये आपका जो कॉलम है वो 1 है एंड रो जो है वो 2 है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम जब सेल्स में लिखेंगे तो पहले रो लिखेंगे। तो रो कौन सा हमारा है, ये 2, देन कॉमा कॉलम कौन सा है, ये 1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 डॉट वैल्यू। इसी चीज को अगर मैं ये जो वैल्यू है मेरी B3 की, अगर इसको मुझे एज ए सेल लिखना हो, पहले इसको हम रेंज के थ्रू कैसे लिखेंगे। रेंज के थ्रू तो यहाँ बहुत सिंपल है इसको लिखने के लिए शीट 1 डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू मैंने कर दिया। अब जब हम सेल के लिए इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शीट 1 डॉट सेल्स कॉमा। तो पहले हमें रो लिखना होता है, रो नंबर। तो रो नंबर आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा 3 पे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये थर्ड रो हो गया। देन ये कॉलम कौन सा है, तो ये कॉलम आपका है 2, B मीन्स 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,2 डॉट वैल्यू। तो ये इस तरीके से हम एक्सेल में जो आपका VBA कोड है इसमें हम इसको इस तरीके से एक सेल को लिखते हैं। सेल की वैल्यूज लेने के लिए हम जो है ना ये तरीका होता है हमारा कोड करने के लिए। तो दोस्तों आप ये तो समझ गए कि हम एक एक्सेल शीट की सेल की वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं VBA कोड में। इसको हम प्रैक्टिकली भी अभी अच्छे से और समझेंगे जब VBA कोड हम लिखेंगे। उससे पहले हम चलते हैं अपने इफ कंडीशन के ऊपर।
वीवीए में जो होता है कंडीशन लिखने का इफ़ के थ्रू होता है आपका, पहले इफ़, देन यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, देन उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, जो भी हमें लिखना है, जो भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, देन इसका क्लोजिंग एंड इफ, इस तरीके से हम इसको क्लोज करते हैं। देन दूसरा एक तरीका होता है लिखने का, इफ कंडीशन, देन आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी नीचे। उसके बाद जब ये जो स्टेटमेंट हमारी है ये कब आएगा, जब आपकी इफ कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये इफ स्टेटमेंट में आएगा। लेकिन अगर सपोज दैट इफ कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तब हम उसको कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एल्स एंड स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे हम इफ कंडीशन को हम क्लोज कर देंगे एंड इफ। अब हमारा तीसरा तरीका होता है इफ कंडीशन, देन अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा वहां पे स्टेटमेंट आ जाए। उसके बाद सपोज दैट मैं चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे एक और कंडीशन हैंडल करने के लिए, चेक करने के, तो वहां पे हम लगा देंगे एल्स इफ, देन दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है, तो ये कंडीशन होगी, देन उसके बाद आपकी स्टेटमेंट, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे अगर सपोज दैट इस कंडीशन में भी अगर वो ट्रू नहीं होता और फॉल्स की स्टेटमेंट आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हमने फिर से एक एल्स स्टेटमेंट लगा दिया, एंड यहाँ पे हमने उसको स्टेटमेंट कर दिया एल्स की स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे क्लोजिंग एंड इफ। तो ये तरीके होते हैं दोस्त इफ कंडीशंस को लिखने के लिए वीवीए कोड में। इसको हम अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे अभी वीवीए कोड के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि हम इफ कंडीशंस को लिखते कैसे हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। अब चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे और इस वीवीए कोड को हम वीवीए कोड के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल ऑल्ट F11 प्रेस करके हमने वीवीए एडिटर में आ गए, और यहाँ पे ऑलरेडी से एक मैंने मॉड्यूल ऐड किया हुआ है। यहाँ पे कब हम प्रोसीजर को ऐड कर लेते हैं, सब टेस्ट एंटर, ये मेरा एक प्रोसीजर हो गया। अब हम यहाँ पे इफ कंडीशंस को यूज करेंगे। तो पहली कंडीशंस जो हमने यहाँ पे देखी थी कि इफ जहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट ओनली हो, और वो इफ कंडीशन हमें यूज करनी है। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने देखा कि A2 में हमारी 20 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन इफ शीट 1 डॉट रेंज। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हमने डॉट लगाया तो जितने भी इसके मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे शीट डॉट रेंज लेना है, ये आ गया रेंज A2 डॉट वैल्यू। जो A2 की जो हमारी वैल्यू है हमें वो चेक करनी है। क्या चेक करनी की, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, तो हमें ट्रू आए। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, देन स्टेटमेंट में हमने एक मैसेज बॉक्स ले लिया कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, और यहां पे हमने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया एंड इफ। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करके देखते हैं। ये हमने रन किया, यहां पे आया, हमें पता है कि A2 की जो वैल्यू है वो 20 है और वो 10 से ग्रेटर है, तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो ये आपका नेक्स्ट इसमें आ जाना चाहिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ आ गया, और अभी हमने क्या था, यहाँ मैसेज बॉक्स आ गया वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, तो ये हमारी इफ कंडीशन परफेक्टली वर्क कर रही है। अब हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था कि अगर सपोज दैट कंडीशन ट्रू हो तो उसको हैंडल करने के लिए हमने एल्स यूज किया था। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। यहां पे हमने एल्स लगाया, अब इसको इस स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यू हमारी 20, हमें ये पता है कि हमारी A2 की जो वैल्यू है वो 20 है, तो इसको हम फॉल्स करने के लिए हमने यहाँ पे अब की बार लगा दिया कि जो वैल्यू हमारी 30, कि अगर रेंज 2 की जो वैल्यू है अगर वो 30 से ग्रेटर है तो यहाँ पे वैल्यू ये आ जाए एल्स
हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाए कि जो वैल्यू है इज लेस देन 30। तो हमने यहाँ एक मैसेज बॉक्स ले लिया, मैसेज बॉक्स वैल्यू इज लेस देन 30। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक करके देखते हैं। अब यहाँ गया, यहाँ पे अब क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो A2 में जो वैल्यू है वो 20 है, एंड 20 जो है वो हमारा लेस देन है 30, तो वो एल्स वाली कंडीशन में आएगा एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा वैल्यू इज लेस देन 30, वैल्यू इज लेस देन 30। ये आपको यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया। देन ये एंड इफ, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। आप ये अब सेकेंड कंडीशन भी समझ गए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट, जहाँ पे हमें एक और कंडीशन लेनी हो, एल्स इफ। तो हमने यहाँ पे एक एल्स इफ कंडीशन ले ली। अब हम एक और प्रोसीजर ले लेते हैं नया समझने के लिए। ये एक हमने और प्रोसीजर ले लिया, यहाँ पे हमने इसको टेस्ट 1 कर दिया। अब ये हमारा सीट 1 पे 20 है, तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं, कि हम चाहते हैं कि एल्स इफ वाली कंडीशन में वो चीज़ आए। तो हमने लिया कि इफ शीट A2 इज ग्रेटर देन 30, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमारे जो A2 की वैल्यू है वो 20 है। तो हमने अब इसको हैंडल करने के लिए एक ले लिया यहाँ पे एल्स इफ शीट 1 डॉट रेंज A2 डॉट वैल्यू अगर इक्वल टू 20 है, देन हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे द वैल्यू इज इक्वल टू, द वैल्यू इज इक्वल टू 20। और अगर सपोज दैट ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स होती है, तो हम उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे एक एल्स ले लिया। एल्स यहाँ पे हमने मैसेज बॉक्स दे दिया, मैसेज बॉक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 20। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक करके देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट पे गया, यहाँ पे ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो A20 की वैल्यू वो 20 है, तो लेस देन 30 हो गया हमारा। अब उसने फिर एक कंडीशन चेक की, इफ एल्स शीट 1 इज रेंज A2 वैल्यू इज इक्वल टू 20, तो ये 20 है, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से हमारा ये एंड इफ यूज होता है। यहाँ पे हमारा जो इफ कंडीशन हम जो होता है VBA कोड में इसमें यूज करते हैं। अब आपको मैं एक और चीज इसमें दिखाता हूँ कि और एंड का यूज करके हम कैसे यूज करते हैं। सपोज दैट मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और प्रोसीजर ले लिया सब टेस्ट 20, और ये जो वैल्यूज हम इसको अब हम यहाँ पे फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक सिंपली इफ कंडीशन लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे इसको चेक करूँ कि इफ जो ये वैल्यू है ग्रेटर देन लेस देन 30 होना चाहिए और एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए कि मैसेज बॉक्स में हमने यहाँ पे शो कर दिया वैल्यू इज इन बिटवीन 20 to 30। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो शीट 1 की वैल्यू वो 20 है, जो कि लेस देन 30 है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे और कंडीशन लगाने के बावजूद भी, और का मतलब होता है दोनों में से जो कोई सी भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कोई सी भी अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ऑटोमेटिक हमारा इसमें वो इंटर कर जाएगा। जैसे शीट 1 रेंज A20 लेस देन 30, तो ये 30 से लेस देन है, सो ऑटोमेटिक ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा और ये आपको शो करेगा वैल्यू इज बिटवीन 20 to 30, जो कि एग्जैक्ट है 20 से 30 के बीच में। लेकिन सपोज दैट इस वैल्यू को मैंने यहाँ 19 कर दिया। अब ये जो वैल्यू है हमारा 20 to 30 के बीच में नहीं है, लेकिन जब अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूंगा तो भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वैल्यू इज इन बिटवीन 20 to 30। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिजल्ट आया मेरा वैल्यू इज इन बिटवीन 20 to 30।
तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट आया वो वैल्यू, आंसर उसमें दिखाया वैल्यू इज इन बिटवीन 20 to 30, बट एक्चुअली में वो जो हमारा रिजल्ट है वो 20 to 30 के बीच में नहीं, वो इसलिए हुआ कि यहाँ पे हमने और कंडीशन लगाया था। और का मतलब होता है कि आइदर कोई सी भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ऑटोमेटिक रिजल्ट्स में आ जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या, फर्स्ट कंडीशन उसने एवेल्यूएट किया, उसको चेक किया तो उसने देखा कि ये जो वैल्यू है, ये कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू है, तो इसलिए उसने सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं किया, जो कि गलत है। हमें चेक करना चाहिए। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पे हमें दोनों कंडीशंस को चेक करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे और की जगह एंड लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हमें चेक करना है, अब अगर हम इस रिजल्ट को चेक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई, मीन्स 19 जो है वो 30 से लेस है, लेकिन यहाँ एंड लगाया हमने। एंड में क्या करता है, दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक वो एंटर नहीं करेगा हमारा स्टेटमेंट में, उसके लिए वो फॉल्स है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब शीट 2 इसने जब सेकंड कंडीशन को चेक किया, वो गलत हो गई हमारी, क्योंकि 19 जो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 नहीं है, इसलिए इसने इस स्टेटमेंट में इस बार वैल्यू इज इन बिटवीन 20 to 30 नहीं हमें शो किया। होपफुली दोस्तों ये इफ कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।